हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। सो गाइस, आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। सो गाइस, हम इसको पढ़ने से पहले इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसकी खोज किसने की, कब की और कैसे पता चला कि एक सभ्यता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1826 चार्ल्स मैसन का ध्यान गया कि आसपास के लोग जो हड़प्पा के पास रहने वाले हैं, उनका ध्यान गया कि जो वहाँ की ज़मीन है ना, उसके पास हड़प्पा के, वहाँ से जो सारे लोग हैं वो ईंटें निकाल लाते हैं। ठीक है। फिर 1853 से 1856 में रेलवे की शुरुआत हुई। ठीक है, उस टाइम पे रेलवे की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जो कि लाहौर से कराची तक ट्रेन चली थी। ठीक है, जो खनिंगम जो थे वो एक काम देख रहे थे। ठीक है, फिर दो व्यक्तियों का नाम आता है, ब्रंटन एंड बंधु। ठीक है, ये दोनों भाई थे। ठीक है, कौन? ब्रंटन एंड बंधु। ठीक है, इन सबका ध्यान गया कि हड़प्पा में ईंटें निकलती हैं। ठीक है, सबको बड़ा वो हुआ आश्चर्य कि जो हड़प्पा एक जगह है, वहां से ईंटें जो है वो निकलती हैं। ठीक है, खुदाई होने पर पूरी सभ्यता का ढांचा निकल आया। फिर क्या हुआ, वहां की जो है खुदाई की गई तो जो हड़प्पा का ढांचा था, ठीक है, पूरा का पूरा नीचे की तरफ से वो निकल आया, उसका ढांचा। ठीक है, फिर क्या था, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, जो कि दयाराम साहनी ने की थी। और आज हड़प्पा पाकिस्तान में है, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भारत पाकिस्तान एक ही था। ठीक है, और जो मोहनजोदारो है वो 1922 में उसकी खोज हुई, जो कि रखाल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, और ये जॉन मार्शल जो थे उनके देखरेख में हुई थी। ठीक है, अब है कि वर्ल्ड न्यूज़ बनी, तब तक केवल 40 स्थल थे। ठीक है, एक तो ये बहुत बड़ी उस टाइम पे बात थी कि ऐसा कोई स्थल निकला है, तो ये बहुत बड़ी वर्ल्ड न्यूज़ बनी थी। ठीक है, और अब हम देखते हैं, जब तक केवल 40 स्थल ही निकले थे, लेकिन अब 1400 से 1500 स्थल मिले हैं। ठीक है, लेकिन आज की डेट में तो ये काफ़ी और भी डाटा बढ़ गया होएगा। तो उस टाइम की हम जब बात करते हैं तो अफगानिस्तान में जो हड़प्पा के स्थल 2 मिले थे, पाकिस्तान में मिले थे हमें 475 और भारत में मिले थे 925। अब है, सिंधु पाक के पास ये स्थापित में थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इस हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहलाती गई है क्योंकि ये सिंधु नदी के पास ही स्थित जगह थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे ये भी बनता है कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हड़प्पा नामक स्थान पर प्राप्त की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, सरस्वती सभ्यता। ठीक है, इसको थर्ड नेम क्या दिया गया है, सरस्वती सभ्यता। ठीक है, हमने पढ़ लिया हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, अब है सरस्वती सभ्यता, बट ये तीनों एक ही हैं, बट इसके अलग अलग नेम हैं। ठीक है, सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सरस्वती के पास बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए। जो ये सरस्वती है, ये नदी का नाम है, और उसके पास भी जो काफ़ी सारे स्थल प्राप्त किए गए थे, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। तो हम आगे चलते हैं नोट्स की तरफ। ठीक है, आप चाहे तो इस नोट्स को राइट डाउन भी कर सकते हैं, इससे आपको आगे रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल हो गई ये नोट्स। तो हम इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति की सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, सामान्यतः एक साथ विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है।
हम आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। ठीक है, हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी उसी के नाम पर किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा नामक स्थान पर ये पहली बार प्राप्त हुई थी, इसलिए हड़प्पा नाम ही दिया गया था। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये लिखा हुआ है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 और 1922 में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने की थी, और मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया था सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको अपने आंसर में प्लस करते हो तो ये काफ़ी आपके आंसर को काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग बनाता है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा आपका आंसर भी हो जाता है, उसकी लेंथ भी बड़ी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, हड़प्पा सभ्यता का काल विकसित सभ्यता है, 2600 से ईसा पूर्व और 19 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक है, यानी कि एक विकसित सभ्यता थी और इसका जो पूरा काल है वो है 2600 से ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। अगर आप ईसा पूर्व नहीं समझते हो तो हमारे चैनल पे इसके लिए एक वीडियो भी है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, वहाँ पे आपको इसकी काफ़ी क्लैरिफाई हो जाएगा ईसा पूर्व एंड एनी अदर्स। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, इसकी पुरावस्तु। ठीक है, हम पढ़ेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। पुरावस्तु तो पुरानी चीजें, ठीक है, विशिष्ट यानी कि मतलब खास जो चीजें हैं, तो ठीक है वो है मोहर। ठीक है, मोहर क्या होती हैं, सिक्के वगैरह। ठीक है, यह है सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। ठीक है, मोहर जो है वो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं मृतभांड, भौतिक अवशेष, आभूषण, औजार, मोहरे, इमारतें और खुदाई में मिले सिक्के इत्यादि। ठीक है, यानी कि स्रोत होता है सबूत। ठीक है, तो यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें मिली तो वहाँ पे मृतभांड मिले थे। मृतभांड आप जानते हो कि बर्तन को कहा जाता है। भौतिक अवशेष यानी कि कुछ बेसिक जो अवशेष मिले हमें। आभूषण यानी कि ज्वेलरी। औजार, मोहरे, मोहरे मैंने आपको बताया, मोहरे क्या होती है, सिक्के। इमारतें, खुदाई में मिले सिक्के इत्यादि। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र हैं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, और इसके प्रमुख स्थल हैं नागेश्वर, बालाकोट, चनहुद्रो, कोटदीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगल, बनावली, राखी गढ़ी इत्यादि। अब जितने भी मैंने ये जो नेम लिए हैं, चाहे प्रमुख क्षेत्र हो या प्रमुख स्थल हो, आप प्लीज़ इसको लर्न कर लेना, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं इतना सारा हमसे नहीं होगा, बट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यही आता है कि आप हमें कोटदीजी की फेमस चीज़ बताओ, धोलावीरा की, कालीबंगन की, तो इनकी कहीं ना इस जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा मिला है जो वहाँ का फेमस है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं कि कहाँ से क्या मिला है, तो आप इसको ज़रूर लर्न करें इस जगहों के नाम। ठीक है, हम नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। ठीक है, अब है 10 पॉइंट, यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है ये सभ्यता काफ़ी विकसित थी, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहा गया है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना थी, यानी कि जो सबसे प्रमुख इसकी जो खासियत थी वो एक नगर निर्माण योजना थी। नगर, इन्होंने एक ऐसा नगर बनाया था जो काफ़ी एक वेल मेंटेन था, प्लानिंग से करा गया था, ये नहीं कि कुछ भी बना दिया हो, काफ़ी इन्होंने मेंटेन तरीके से किया गया था, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है। लेकिन जो उसके बाद जो सभ्यता आई थी वो मतलब इतनी नगरीय सभ्यता नहीं थी जितनी कि हड़प्पा सभ्यता थी, ये भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम 11 पॉइंट पढ़ते हैं,
हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं अनाज में जो हमें मिली हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवर भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर, वृषभ वृषभ बैल है का प्रयोग है इसमें। ठीक है, कृषि कार्य में खेत जोतने के लिए किया जाता था। ठीक है, कृषि कार्यों में जो बैल है उनका प्रयोग किया जाता था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो खेती के काम होते थे उसमें किस जानवर का प्रयोग किया जाता था, और अगर आपको ऑप्शन में वृषभ मिलता है और आपको समझ नहीं आता तो आपको इसका मीनिंग लिख लेना चाहिए कि इसका मतलब बैल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बस्ती दो भागों में विभाजित थी। ठीक है, दुर्ग और निचला शहर। ठीक है, यानी कि जो इसकी टू टाइप की बस्ती थी, एक थी दुर्ग और एक थी निचला शहर। ठीक है, जो दुर्ग था वो काफी मतलब निचला शहर से छोटा था और काफी ऊंचाई पे बनाया गया था, लेकिन निचला शहर जो था वो नीचे की तरफ था और उसकी इतना प्रतिबंध नहीं किए गए थे उसके अंदर। लेकिन जो दुर्ग शहर था उसमें काफ़ी अमीर लोग रहते थे, वहाँ के पंडित और ब्राह्मण वगैरह। तो ये काफ़ी इसमें बहुत अमीर लोग रहते थे, इस वजह से काफ़ी वेल मेंटेन था, ऊंचा शहर था और इसे ऊंचाई पे इसलिए बनाया गया था ताकि अगर कोई बाढ़ कुछ आता है तो जल्दी से दुर्ग जो है वो नहीं मतलब ख़त्म ना हो। और जो निचला शहर है उसमें थोड़े गरीब लोग रहते थे, तो इतना वेल मेंटेन भी नहीं था, वहाँ पास पास घर होते थे। ठीक है, तो इसकी ये कुछ डिफरेंस हैं इनके दुर्ग और निचला शहर में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। तो इधर एक ग्रिड पद्धति का मतलब है 90 डिग्री पे जो एक दूसरे को काटती हूँ। हिंदी में अगर इसको कहें तो समकोण पर एक दूसरे को काटना। ठीक है, 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी सड़कें तथा गलियां एक दूसरे को। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ से सड़क और यहाँ से गलियां। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रिड पद्धति। ठीक है, जल निकास प्रणाली अनूठी थी। जल निकास प्रणाली का मतलब इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, यानी कि काफ़ी इतना अच्छे तरीके से वेल मेंटेन था कि यहाँ पे जो पानी था वो कैसे बाहर जाएगा, मतलब गलियों से निकल के कैसे बड़े नालों से मिलेगा, ये काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया था। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली के नालियों से जोड़ा गया था और नालियों को पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गलियां थी उनकी जो नालियां थी वो बाहर के बड़े नालों से मिलती थी और फिर वो ऐसे करके बाहर मतलब बड़ा अच्छा सिस्टम था कि जो पानी था वो सारा बाहर गंदा निकल जाए। ठीक है, और यहाँ की जो नालियां थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी और पहले जो नालियां बनाई गई उसके बाद घर बनाए गए थे इधर, और जो नालियां को ढक के रखा जाता था ताकि उसकी सफाई भी करी जाए। तो यानी कि हड़प्पा सभ्यता में हमें इस बात का भी पता चलता है कि काफ़ी साफ सफाई का भी ध्यान दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाएं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। ठीक है, ये एक और पॉइंट है डिफरेंशिएट का बहुत अच्छा कि जो निचला शहर है वो आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है, यानी कि यहाँ पे निचले जो शहर है वहाँ पे लोग रहते थे, लेकिन जो दुर्ग की बनी संरचना है वो संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है, यानी कि वहाँ प्रोग्राम्स भी होते थे। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि एक बहुत बड़ा जलाशय यहाँ पे पाया गया है दुर्ग में, जहाँ पे जैसे कोई फेस्टिवल होता था तो सब वहाँ स्नान करते थे। वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नहरें, कुएं, जलाशय सिंचाई के प्रमुख स्रोत थे। ठीक है, यानी कि सिंचाई की खेती में मतलब सिंचाई होती है जो वो उसके जो प्रमुख स्रोत कहाँ से मिलते थे हमें, नहरों से, कुएं से और जलाशय। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार जो मैंने आपको बताया कि जो बहुत बड़ा हमें वो मिला है, इसे ग्रेट बाथ भी कहते हैं।
ग्रेट बाथ के नाम से भी इंग्लिश में इसको कहा जाता है। ठीक है, ये एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। ठीक है, यानी कि मैंने आपको जैसे बताया कि वहाँ एक बड़ा सा स्नानागार था। स्नानागार मतलब होता है जहाँ पे नहाते हैं। ठीक है, बाथटब टाइप का था जो चारों तरफ से गलियारे से घिरा था, यानी कि चारों तरफ उसे मतलब बंद था, मतलब चारों तरफ से। और अगर उसके जाने तक के लिए ना उसके साइडों में सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो कि नीचे की तरफ उस जलाशय में मतलब स्नानागार में ले जाती थी। ठीक है, अब है हड़प्पा सभ्यता की शवदाहों में आमतौर पर मृतकों को गतों में दफनाया गया था। उनके साथ मृतभांड और अवशेष मिले हैं, यानी कि जो शवदान होता है, जो डेड बॉडी है, उनको जो है मतलब दफनाया जाता था। ठीक है, और इन मृतकों के गतों में दफनाया था। गतों यानी कि जो बॉक्स टाइप होता है उनमें दफनाया जाता था, और उनके साथ मृतभांड यानी कि बर्तन और कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, मृतभांड इसलिए रखे जाते थे उनके साथ क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये शायद पुण्य जन्म पर विश्वास रखते थे। और कुछ अवशेष जैसे मिले हैं, जैसे कि उनमें भिन्नताएं भी है अवशेषों में, जैसे कि अमीरों के साथ कुछ ऐसी चीजें रखी जाती थी, विलासिता की वस्तुएं यानी कि बहुत महंगी महंगी, और लेकिन जो गरीब लोग होते थे वो रोजमर्रा की चीजें ही इसमें रखते थे। ठीक है, यानी कि इसमें भी भिन्नताएं पाई गई हैं, यानी कि जो अमीर लोग थे वो अच्छी चीजें रखते थे डेड बॉडी के साथ, और लेकिन जो गरीब लोग थे वो रोजमर्रा की चीजें रखते थे, जैसे बर्तन हो गए, चक्कियां हो गई, सुइयां हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं 20। आभूषण व मनके को तोलने के लिए बाट का प्रयोग होता था। ठीक है, यानी कि जो बाट है उसे तोलने के काम आता था, और जो ये चट नामक पत्थर से बनाया जाता था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाट के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, और ये भी आता है किस पत्थर से बनाया जाता था। तो यानी कि ये चट नामक पत्थर से बनाया जाता था। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों को कार्निलियन सुंदर लाल रंग का था, जो कि जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्याज की पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। इनके आकार जैसे कि चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार और तथा खंडित होते थे, यानी कि जो बाट होते थे वो काफी तरीके के पत्थरों से बनाया जाता था, जैसे कि यहाँ पे नाम लिखे है कार्लिनियन, जैस्पर। तो आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट तो ये वाला पॉइंट है, तो आप इसको ज़्यादा मेनली ध्यान में रखें। ठीक है, और इसकी फिर शेप बता गई है कि चक्राकार थी, बेलनाकार थी और गोलाकार थी। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मोहरे और मृतांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था, यानी कि बताइए कि पहले बार्टर सिस्टम था, मतलब किसी भी चीज के बदले चीज दी जाती थी, लेकिन जब मोहरों का प्रयोग होने लगा तो जो लंबी दूरियां होती थी उसको सुविधाजनक वो बन जाती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी भी असमर्थ हैं, यानी कि जो वहाँ की लिपि हमें मिली है उसको आज तक जो विद्वान है वो पढ़ नहीं सके हैं, असमर्थ हैं। ठीक है, उसको पढ़ने में इम्पॉसिबल है वो लिपि। ठीक है, हड़प्पा की लिपि वर्णमालीय लिपि थी, यानी कि इसमें चिन्ह का प्रयोग है ऐसे करके। ठीक है, इसको वर्णमालीय कहा गया है। ठीक है, इसमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच थी। संभवतः दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दाई से बाई ओर का मतलब है जैसे कि हम लोग यहाँ से लिखते हैं ना, इस तरफ की लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या था कि दाई से बाई लिखी जाती थी ऐसे करके, उर्दू की तरह। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है काफी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विनाश। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विनाश किस कारण से हुआ। ठीक है, वैसे तो आज तक पता नहीं लगा है, लेकिन हमने ऐसे वहाँ की चीज़ों से अंदाज़ा लगाया है कि वहाँ के जलवायु परिवर्तनों की वजह से हो सकता है, वनों की कटाई हो गई होगी, बाढ़ आ गई होगी, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल जाना, भूकंप, भारी आक्रमण इत्यादि कारण
हुआ होगा, ठीक है, यानी कि पक्का नहीं पता है, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से कोई चीज हुई होगी, ठीक है। अब हम हड़प्पा सभ्यता की भूगोलिक स्थिति देखते हैं। भूगोलिक स्थिति का मतलब है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करें, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की बात करें तो ये कश्मीर के मांडा से लेकर महाराष्ट्र के दिगंबर तक ये फैला हुआ था। और हम वेस्ट और ईस्ट की बात करें, यानी कि वेस्ट और ईस्ट की बात करें तो ये बलूचिस्तान से लेकर बलूचिस्तान के सुत कागेडोर से लेकर यूपी के आलमगीरपुर तक ये फैला हुआ था, ठीक है। और अगर हम इसमें एरिया की बात करें और लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक 1400 किलोमीटर की इसकी लंबाई थी, ठीक है। चौड़ाई की बात करें तो ये 1600 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ था। और अगर हम इसकी तटवर्तीय की बात करें तो ये 1300 किलोमीटर की तटवर्तीय इसकी लंबाई थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इनको अपने आंसरों में लिखोगे तो ये काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन देते हैं और आपको आपके आंसर को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करके दिखाते हैं और काफ़ी स्कोरिंग आपका अपने आंसर हो जाते हैं। तो ये काफ़ी वीडियो बड़ी हो गई है, तो लेकिन जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट में समझाऊंगी। सो थैंक यू।